अब हमारा क्वेश्चन 2, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर से रिलेटेड है। वीएल ईयर एंड 31 दिसंबर 2025। VL's primary lender has imposed a financial covenant requiring VL to maintain a minimum net profit margin of 8%। लोन लिया, अब उसके ऊपर एक कंडीशन है कि 8% प्रॉफिट मार्जिन रखना ही है। तो जब हम फ्रॉड रिस्क कर रहे हैं तो हमने यही देना है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट to meet the loan covenants. VL's top 3 international customers have entered into exclusive supply arrangements with a lower cost manufacturer operating in neighboring jurisdiction। कि पास के इलाके में एक और मैन्युफैक्चरर के पास उसके 3 इंटरनेशनल कस्टमर्स चले गए हैं। अब ये एक प्रेशर वाला फैक्टर है, क्योंकि फ्रॉड रिस्क में ना एक 3 पिलर्स होते हैं। एक तो वो इंसेंटिव प्रेशर, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन। तो ये उनमें से इंसेंटिव और प्रेशर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके ऊपर एक प्रेशर है। ये दो चीज़ें, एक तो उसको 8% प्रॉफिट मार्जिन वैसे रखना है, दूसरा उसके कस्टमर्स चले गए हैं। तो अब वो क्या करेगा कि वो उसको ओवर स्टेट ही करेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर है। तो इसका आंसर ये था। जो पॉइंट 2 है वो है, ड्यूरिंग डिस्कशन द CFO स्टेटेड दैट ही एक्सक्लूसिवली रिटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द ERP's टॉप लेवल एडजस्टमेंट्स मॉड्यूल। कि एक्सक्लूसिवली मतलब होता है कि सिर्फ उसी केयर के पास ही ये एक्सेस है ERP सिस्टम में। He explained that this arrangement is necessary because year-end accruals relating to potential contract incentives involve significant management judgment. Accordingly, such adjustments are processed personally by him on the final day of reporting period to avoid unnecessary internal speculation. Personally क्या करता है, प्रोसेस करता है एडजस्टमेंट्स को फाइनल डे पर, एक्रूवल्स वाली एडजस्टमेंट्स को, जिसमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो जाए तो ये एक तो ये सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट जहाँ पे आ जाए ना, एस्टिमेट्स वगैरह, ये अपॉर्चुनिटी वाले फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। दूसरा, इसमें ओवर राइट ऑफ कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो CFO है, जो चाहे वो करे, उसने एक एक्सेस अपने पास रखी है। तो ये एक मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल वाला, ये भी अपॉर्चुनिटी वाले फैक्टर से रिलेटेड ही होता है। तो इसमें आपने ये रिप्रोड्यूस करना है कि एक CFO है, उसके पास ये एक्सेस है, उसने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि ईयर एंड पे वो ये वाला काम एक्सेस खुद कर रहा होता है। ये चीज़ क्वेश्चन में लिखनी होती है। उसके बाद वही बता देना होता है कि ये मतलब कौन से फैक्टर है फ्रॉड में से, अपॉर्चुनिटी है, प्रेशर है, ये वाला वर्ड भी इसमें ऐड कर देना होता है। और साथ में ये बताना है कि ये मतलब फ्रॉड या इस चीज़ वगैरह को इंक्रीज कर रहा है ये चीज़। तो यही ड्राफ्टिंग तकरीबन होती है फ्रॉड वाले क्वेश्चंस में भी। उसके बाद पॉइंट 3 जो है हमारा, डिस्पाइट द पब्लिकेशन ऑफ रीसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट इंडिकेटिंग a 12% इंक्रीज इन डिफेक्टिव फैब्रिक कंप्लेंट्स अक्रॉस द पेरोल सेक्टर। इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि 12% इंक्रीज हो रहा है डिफेक्टिव फैब्रिक के। अब परवीन जो वो एक होता है ना यार, वो वाला वर्ड क्या होता है जो सेल्स वगैरह पे आपको ऊपर परवीन वगैरह लगानी पड़ती है, प्रोडक्ट से रिटर्न हो रहा है। तो वो इंडस्ट्री रिपोर्ट क्या शो कर रही है कि 12% इंक्रीज हो गया है सेल्स रिटर्न समझने, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में 12% इंक्रीज हो गया। VL हैज़ कंटिन्यूड अप्लाई हिस्टोरिकल सेल्स रिटर्न पर वी, वो अभी पिछले वाले ही यूज़ कर रहा है जो पहले वाले रेट थे। मतलब वो उसने अभी 12% इंक्रीज नहीं लिया, तो मतलब क्या है कि उसने अपनी वो प्रीवियन रिकॉर्ड ही नहीं की। मैनेजमेंट हैज़ जस्टिफाइड दिस अप्रोच। अगर मैनेजमेंट ने इस अप्रोच को जस्टिफाई किया तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को ये बात पता है, तो वो ये जानबूझ के मतलब कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है उनकी एटीट्यूड को, उनकी रैशनलाइजेशन को। By referring to VL's robust quality process procedures, stating that no material sales return claims are expected, कि उनके पास वो कोई आएंगे ही नहीं, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स उनके पास आएंगे ही नहीं, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स उनके है ही नहीं, उनका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात तो गलत है। हम इस ऑडिटर को तो मैनेजमेंट की किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, उसको अपनी रिस्क असेसमेंट ही करनी चाहिए। तो ये उनके एटीट्यूड रैशनलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फैक्टर।
और दूसरा इसमें क्या होगा कि वो प्रीवियन अंडर स्टेट कर देंगे, सेल रिटर्न प्रीवियन अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, मैनेजमेंट बायस कर देगा एस्टिमेट्स को। ये वाला पॉइंट आपने लिख देना, बायसनेस वाला, मैनेजमेंट में बायस द एस्टिमेट प्रोविजंस एंड अंडरस्टेट द सेल रिटर्न रिलेटेड प्रोविजन। ये वाला पॉइंट आपने बीच में लिख देना। बाकी इसी को थोड़ा सा पॉइंट का मतलब वापस उधर ही लिख देना है। आंसर शीट पे 12% इंक्रीज है, वो नहीं कर रहे तो ये उनके एटीट्यूड्स को शो कर रहा है। पहले ये बात लिख देनी है, उसके बाद ये लिख देना है कि इसे सेल रिटर्न अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, ये लिख देना है। तो ये ऐसे आपने ये क्वेश्चन लिखना है, ऐसे रिप्रोड्यूस करना होता है, उधर मतलब ड्राफ्ट करना होता है। पॉइंट 4, a review of the prior audit file revealed that 3 identified misstatements aggregated to rupees 2 million। पिछले साल की जो मिसस्टेटमेंट्स है 2 मिलियन की, जब ओवरऑल मटेरियलिटी थी 8 मिलियन की, रिमेन अनएडजस्टेड है, उनका एडजस्ट नहीं किया अभी तक। एट दैट टाइम द CFO commented that auditing is about the big picture, not a clerical nonsense, and that recasting adjustments for such differences would distract the finance team's focus from more strategic matters। ओवरऑल उसमें ये कह रहा है कि उन्होंने उस चीज़ को अभी तक एडजस्ट नहीं किया 2 मिलियन को, और क्योंकि ये जो इनका इस तरह का कमेंट है ना, ये नॉन क्लरिकल नॉनसेंस, ये भी उनकी इसी एटीट्यूड रेशनलाइजेशन को शो कर रहा है। तो एक तो आपने ये 2 मिलियन बता देना है, एक तो CFO को कमेंट बीच में बता देना है कि उसने क्या बकवास की है, और फिर ये बता देना है कि ये मतलब उनकी शो कर रहा है एटीट्यूड को, ये उस फैक्टर्स को शो कर रहा है रिप्रेजेंटेशन का, वो जो जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन मतलब CFO ने दिया वो अनजस्टिफाइड है, मतलब उनकी कमिटमेंट्स ही नहीं है उनको रिपोर्ट को एक्यूरेट करने की, वीक कमिटमेंट्स को शो कर रहा है। अनजस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन वो मतलब दे रहे हैं ताकि ये जो अपने स्टेटमेंट्स हैं ये एक्यूमुलेट होते रहे, ये ठीक ना हो ओवर द टाइम। ये वाला हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। बाकी सोल्यूशन जो मतलब फुल फ्लैश सोल्यूशन है वो आपकी टीचर की बुक वगैरह में अवेलेबल होगा। इधर बस आपको एक ओवरऑल ऊपर से एक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि क्या क्या बातें उसमें वो कर रहा है, एक पॉइंट वाइज बताना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कैसे कैसे आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा इधर आपकी वो ड्राफ्टिंग वगैरह भी सही हो जाएगी। तो अभी हम क्वेश्चन 3 पे चलेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है कोड ऑफ एथिक्स में से। You are the engagement senior on the audit of Silverline Textiles Limited. During the finalization stage of the audit, management insists that certain key estimates relating to inventory obsolete should remain unchanged from the prior year on the basis that they were accepted by the auditors last year. इन्वेंट्री ऑब्सोलेट से रिलेटेड जो प्रायर एस्टिमेट से तो मैनेजमेंट कह रही है कि वो अनचेंज रहने चाहिए क्योंकि वो एडिटर ने लास्ट ईयर खुद ही उनको एक्सेप्ट किया था इन बेसिस के ऊपर। द एंगेजमेंट मैनेजर advises the audit team not to challenge estimates aggressively, stating that revisiting this matter would imply that the firm's prior judgment may have been incorrect. एंगेजमेंट मैनेजर ने ये एडवाइस किया टीम को कि उसको इन एस्टिमेट्स को एग्रेसिवली चैलेंज नहीं करना, क्योंकि अगर तो वो उस मैटर को रिवैल्यूएट करेंगे तो फर्म्स की जजमेंट को मतलब खुद अपनी जजमेंट को वो इनकरेक्ट फिर साबित कर देंगे। तो ये एक एंगेजमेंट मैनेजर की तरफ से ये प्रेशर है। In the right of code of ethics, identify and discuss the fundamental principles affected and the threats arising from the above situation. So threats इसमें से पहले क्या रहा है, क्योंकि पिछले साल वो एस्टिमेट्स हमने खुद ही दिए थे, उनको एक्सेप्ट किया था, तो अगर हम आज उनको फिर से रीवैल्यूएट करेंगे तो वो एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। इसमें आपने वो लिख देना सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी कि प्रायर में हमने वो खुद ही उनको एक्सेप्ट किया था, और अगर हम उनको फिर से रिवैल्यू करेंगे तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, जिससे स्केप्टिसिज्म रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास थ्रेट आता है वो है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्लाइंट की तरफ से नहीं है, इंटिमिडेशन थ्रेट ये है हमारे ऊपर जो एंगेजमेंट मैनेजर है उसकी तरफ से इंटिमिडेशन थ्रेट ये अराइज हो रहा है। तो ये एक मतलब पॉइंट था इसमें, एक ये मुश्किल पॉइंट था। जो इंटिमिडेशन थ्रेट है ये एंगेजमेंट मैनेजर की तरफ से है।
क्योंकि ज़्यादातर हम वो थ्रेड्स क्लाइंट की तरफ से ही बच्चे ले रहे होते हैं कि क्लाइंट की तरफ से हो, तो ज़्यादातर बच्चों ने ये लिखा भी नहीं था इंटिमिडेशन थ्रेट। तो यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट था, ये आपने लिख देना, रिप्रोड्यूस कर देना उधर ही ऐसे ही कि एंगेजमेंट पार्टनर ये बात कर रहा है तो मतलब उनको कह रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना, तो ये एक इंटिमिडेशन थ्रेट है, ऐसे ही इसको मतलब लिख देना। एक इसमें थ्रेट था फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट बज़ाहिर तो यहाँ पे मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे वो होता होगा, बच्चों किसी से भी ये नहीं तकरीबन हुआ था फेमिलियरिटी थ्रेट इस अटैम्प्ट में। तो अगर तो आपसे ये भी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर ही मार दें, क्योंकि पासिंग नंबर तो फिर भी आ ही जाने थे। अगर फेमिलियरिटी थ्रेट लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस को, अगर इस एक्सेप्टेंस को वो रिपीट करते हैं तो वो इस वजह से एक फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता था, क्योंकि वो उनके ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं मैनेजमेंट के एडिटर, तो यहाँ पे वो एक फेमिलियरिटी थ्रेट उन्होंने अज़ीम किया हुआ था। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला, और क्योंकि जो तकरीबन सभी सिनेरियो में होता है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी लाजमी कंप्रोमाइज़ हो जाती है इन सिचुएशंस की वजह से, इन थ्रेट्स की वजह से, सेफ्टी, वीगो, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, इन तीनों थ्रेट्स की वजह से एक तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, इंडिपेंडेंस बायस्ड हो जा सकती है। तो ये अपने लिख देना था ऑब्जेक्टिविटी इस तरह से। उसके बाद इंटेग्रिटी तब कॉम्प्रोमाइज़ होनी थी, तब हमने इसको लिखना था अगर तो वो उसको मतलब इफेक्ट कर ले, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एंगेजमेंट मैनेजर ने खुद ही कह दिया कि आपने उसको चैलेंज नहीं करना, मतलब वो एक ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि जो कि ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। अगर तो मैनेजर अगर तो ऑडिटर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट हो सकती हैं, जिस वजह से ये एक इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल इफेक्ट हो सकता है, ये लिखना। उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि उनको डिलीजेंटली एक्ट करना चाहिए था ऑडिटर को, जो उन्होंने नहीं किया, वो सी एस्टिमेट्स को रीवैल्यूएट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर का थ्रेट प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। यहाँ पे यही दो थ्रेट थे, एक तो फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, वो एंगेजमेंट मैनेजर की तरफ से, उसमें ये पॉइंट था। दूसरा फेमिलियरिटी थ्रेट ओवरऑल जो बच्चों से तकरीबन नहीं होता। और उसके बाद प्रिंसिपल्स में से इंटेग्रिटी ये एक था, क्योंकि यहाँ पे वो एक मतलब डीपली पॉइंट था इंटेग्रिटी वाला, ये भी काफ़ी बच्चों से नहीं हुआ था सही से, मतलब उन्होंने इसको रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो यहीं तक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, discuss how an engagement letter helps in managing the expectation gap between the editor and users of financial statements. इंगेजमेंट लेटर एक रिटन रिकॉर्ड होता है कि जो ऑडिटर और मैनेजमेंट में कुछ टर्म्स वगैरह एग्रीड हुई होती हैं, उनका एक रिटन एविडेंस होता है। ये एक्सपेक्टेशन गैप को कैसे मतलब मैनेज करता है। एक्सपेक्टेशन गैप को तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि सारा सेशन ही गुजर गया इतना, तो पता ही होगा। एक्सपेक्टेशन गैप में ये होता है कि वो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि एडिटर 100% टेस्टिंग करता है, एब्सोल्यूट ओपिनियन देता है, इस तरह का मतलब वो कोई 3-4 चीज़ें होती हैं जो वो सोच रहे होते हैं। ये इसमें किस तरह से हेल्प कर रहा होता है। एक तो इसमें होते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एडिटर और मैनेजमेंट की, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनको मतलब इसमें लिखने की वजह से एक तो वो एक्सपेक्टेशन गैप रिड्यूस हो जाता है कि एडिटर 100% टेस्टिंग करता है, हर चीज़ को टेस्ट करता है ना, कि एडिटर का काम नहीं होता हर चीज़ को टेस्ट करना। वो सोच रहे थे कंट्रोल एडिटर उन पे ओपिनियन देता है कंट्रोल, है ना, कि वो मैनेजमेंट काम होता है, उनको रेगुलेट करना, उनको ऑपरेट करना, मैनेज करना, वो सारा का सारा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, लिख लेते हैं, तो जिस वजह से वो एक काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो जाता है एक्सपेक्टेशन गैप, कि ये काम एडिटर का भाई नहीं है, ये मैनेजमेंट का ही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन की वजह से। उसके बाद उसमें कुछ जो ऑडिट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं वो लिखे हुए होते हैं कि एडिटर का इतना ही स्कोप है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता, तो आप इससे ज़्यादा सोचें भी मत। इस तरह की चीज़ें उसमें कुछ लिखी होती है। इनहेरिट लिमिटेशंस वगैरह भी वो बता देता है उसमें कि सारी गलती तो मैं चेक नहीं कर सकता, कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं, और उसमें वो इनहेरिट लिमिटेशन भी बता देता है कि इसी चीज़ की वजह से सारी 100% मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो नहीं दे सकता।
तो ये चीज़ें आपने लिख लेनी थी। जो एंगेजमेंट लेटर में जो चीज़ होती है ना, बस आपने उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था इस तरह से। उसके बाद जो पॉइंट भी है, बी पार्ट है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटी, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इन दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप बताना था। जो रिस्क असेसमेंट होती है ना, वो उसका आगाज़ ही होता है जब टीचर एक अंडरस्टैंडिंग ले लेता है एंटिटी की, उसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस नेचर, इन सब की सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग लेता है रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करने से पहले। उसके बाद आल्सो एक्सप्लेन व्हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज कंसीडर्ड अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस रादर देन अ वन टाइम एक्सरसाइज। कि उसको कंटिन्यूसली क्यों रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, एक टाइम पे करके छोड़ के नहीं देते, क्योंकि भाई जैसे अब जब ईयर एंड होता है वहाँ पे सोच समझे कि उसने रिस्क असेसमेंट किया, अब उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह भी आए हो सकते हैं। अब अगर आगे चल के वो उनकी रिस्क असेसमेंट नहीं करेगा तो उनको मतलब कंसीडर ही नहीं कर सकेगा ना अपने कंक्लूजन में जो आगे चल के सब्सिक्वेंट इवेंट्स आएंगे। उसके बाद सरकमस्टांसेस वगैरह चेंज हो सकती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है ऑडिट की स्कोप और ऑब्जेक्टिव वगैरह में। तो इस तरह की ये 4-5 चीज़ें थी जो मतलब इस क्वेश्चन में बतानी थी।